आज का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। देश के अपने प्राणों का बलिदान देने वाले कठुआ शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के नाम पर कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम रखे जाने की मांग अब जोर पकड़ रही है, जिसको लेकर कई सामाजिक संगठनों सहित उनके परिजनों ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के नाम पर रखा जाए और उनकी वीर गाथा को भी दर्शाया जाए, जिससे युवा भी देश सेवा के लिए प्रेरित होंगे। यही उनके लिए सर्वोच्च श्रद्धांजलि होगी। जो उन्होंने अपने हिंदुस्तान के लिए, हमारे वतन के लिए दिया है, तो उनको नमन करते हुए हमने सभी संस्थाओं ने यही किया है कि एक मन बनाया है कि हमने आज एक मोमेंटम कि जो बनाया है वो एलजी मनोज सिन्हा जी को थ्रू डीसी कठुआ रकीब मनास जी की तरफ से देंगे। और हम जो हमारे जहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनको भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारा कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम कैप्टन सुनील चौधरी जी के नाम किया जाए, ताकि जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि का काम होगा। अगर ये स्टेशन उनके नाम से उनको डेडिकेट किया जाता है तो ये उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी और जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन का एक स्रोत होगा, क्योंकि जब ये स्टेशन उनके नाम से किया जाएगा उसकी साइटेशंस वगैरह, उसके जो बहादुरी के कारनामे हैं वहाँ पर डिस्प्ले किए जाएंगे और आने जाने वाले लोग उसको पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो उससे वो इंस्पिरेशन लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं चरणजीत सिंह कठुआ से। चरण, इससे पहले की अगर बात करें, कुछ हफ्ते पहले की बात है जब उधमपुर का नाम बदलने की मांग हुई और उसे पूरा किया जितेंद्र सिंह ने, और अब कठुआ के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की जा रही है। जी बिल्कुल सना, मैं बता दूं कि जिस तरह से तुषार कैप्टन जो तुषार महाजन जो ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, उनके नाम को लेकर भी जो उधमपुर के लोगों ने जो है सामने आकर मांग रखी थी, जिसे पूरा किया। तो अब बात करूं कठुआ की, तो यहाँ पर भी सन 2008 में यहाँ कैप्टन सुनील चौधरी जो है उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, महाबलिदान दिया अपने प्राणों का। और वही बता दूं कि जिसको लेकर, और बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि वो गोविंदसर के रहने वाले हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का पहला रेलवे स्टेशन है जो कि कठुआ रेलवे स्टेशन है। तो उनके परिजनों द्वारा और स्थानीय काफी सामाजिक संगठन जो है वो कल जिस तरह उन्होंने आवाज बुलंद की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक सर्वोच्च जो सम्मान जो है वो अगर देना है कैप्टन सुनील चौधरी जी को, तो कहीं ना कहीं उनके नाम पर जो है रेलवे स्टेशन कठुआ का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और जैसे कि चरण ने जिक्र किया इससे पहले, और मैंने भी इसकी तफसीलात दी दर्शकों को कि उधमपुर की जो मांग थी उसे पूरी कर दी गई है। यहाँ पर ये बताना जरूरी है चरण, ये आपसे जानकारी हासिल करेंगे कि जब उधमपुर के रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने का जो वक्त था वो कितने समय से मांग की जा रही थी, और क्या लगता है कि कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की जो मांग उठाई जा रही है, शहीद कैप्टन के परिवार वालों ने उठाई है मांग, सामाजिक संगठनों ने उठाई, तो क्या ये पहली बार ये मांग उठाई या फिर इससे पहले भी इनकी तरफ से ये मुतालबा, ये मांग दोहराई जाती रही थी? चरण, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, जब ये सुनील चौधरी जी ने जब अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के बाद, तो उसके बाद जो है एक मांग उठाई गई थी कैप्टन उनके नाम पे कोई चौक की। तो वहीं बता दूं कि एक कैप्टन सुनील चौधरी चौक जो है वो कठुआ में बनाया गया है। तो अब ये मांग जो है जिस तरह रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने की मांग है, और मैं बता दूं कि जिस तरह से सरकार ने ये कहा था पिछले कुछ समय पहले कि स्कूल के नाम जो हैं वो शहीदों के नाम पे रखे जाएंगे, और जिस तरह से सड़कें हैं गांव के कोई जो अच्छी तरह की चीजें हैं, स्मारक हैं, तो उनके नाम बदलकर जो है शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे। तो ये साफ तौर पर मैसेज जो है सोसाइटी को दिया जाएगा कि देश के लिए मर मिटने वालों के लिए जो है वो किस तरह उन्हें याद किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है। तो ये पहली बार जो इस तरह की मांग उठाई गई है। बिल्कुल, और इसीलिए ऐसी यादगार और ऐसे नाम रखे जाते हैं ताकि समाज जो है, समाज में रहने वाले लोग उनकी वीर गाथा और उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखें जो देश के लिए दी गई हैं। बहुत शुक्रिया चरण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए।
कठुआ से ही खबर है। ड्यूटी के दौरान जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कठुआ में जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने शहीदी चौक कठुआ में कैंडल मार्च निकालकर शहीद जवान को श्रद्धांजलि देकर जल्द से जल्द सीबीआई जांच की मांग उठाई है। जी हां, कठुआ से आपको खबर दे रहे हैं। कठुआ में कैंडल मार्च निकाला गया और ये कैंडल मार्च आपको बता दें कि इंसाफ का मुतालबा करते हुए सीबीआई जांच की मांग करने के लिए निकाला गया। जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसके बाद ये तमाम एक्स सर्विसमैन इकट्ठा हुए और उन्होंने मांग की है कि सीबीआई जांच इस मामले की जाए। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। शहीद सभी को मालूम है कि अमित सिंह चौधरी जो कि अखनूर के रहने वाले थे, 17 जैकलाई के ये थे और इनकी निर्मम हत्या हुई है। एक वेल प्लानेड जो है इसका मर्डर हुआ है, क्योंकि ये जो कर्नल साहब थे जो आईएनटी के, उनकी मेम साहब के पास ये सेवादारी करते थे। और इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इमीडिएटली इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान की जो इंडियन आर्मी है उसकी इमेज खराब हो रही है। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार इसको हल्के में ना ले। ये दबी हुई एक चिंगारी है, ये ना सरकार सोचे कि इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे। जब भी इसको हाथ लगाएंगे ये पूरा मुल्क इसमें जल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इसकी हम एक ही मांग करते हैं कि इस तरीके के आगे कोई इस तरीके की घटना ना घटे, इसलिए इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी विस्तारता के साथ बताया है। अमित कुमार जो हमारा बेटा 24 साल की उम्र मात्र उम्र थी, अखनूर के रहने वाले, और एक एक्स सर्विसमैन के बेटे भी थे। वो उनकी 3 बहनें थी, इनकी शादी हो चुकी है। जो उनके साथ घटना घटी है, भगवान करे किसी के साथ ऐसी घटना नहीं घटे। माँ बाप का एक ही बेटा हो और वो इस किस्म की उसके साथ घटना हो तो उस घर की, उस फैमिली का क्या होता है। तो हमारी गवर्नमेंट को आप लोगों के माध्यम से हमारी विनती भी रहेगी और मैं भी ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि इस किस्म की घटनाएं अगर हुई तो ये हालात अच्छे नहीं रहेंगे। हम कहना चाहते हैं कि उसको, उस कर्नल जो संतोष रावत है जिसके घर में उसको बच्चे को लगाया था बैटमैन सेवक के तौर पर, तो बड़ी शर्म की बात है, बड़ी शर्म आती है कि जिस किस्म का ये बैटमैन या सेवक जो होता है उसकी जो ड्यूटी हो वो ड्यूटी तो उसको नहीं कराई जाती। ड्यूटियाँ वो कराई जाती हैं जो अनहोनी होती हैं, जो काम नहीं करना चाहिए एक सैनिक को, उसको उस किस्म का काम बताए जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को आप लोगों के माध्यम से और ख़ास करके हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जो देश के एक विजनरी मैं कहता हूँ जिनका ढंका है पूरे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी, हम आप लोगों के माध्यम से उनको यही कोशिश करना चाहते हैं। हमारी एक निवेदन इल्तजा रहेगी कि इस चीज़ को हल्के में नहीं ले। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये बिल्कुल हल्की नहीं है, इसको वेरी सीरियस मैटर है। मतलब सीरियसली इसको ले और उस बच्चे को, अमित को इंसाफ दिलवाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर जिस बात को आगे बढ़ाया गया तो मैं तो कहता हूँ हमारी एक चेतावनी रहेगी सभी एक्स सर्विसमैन की, जो भी मेरी इस बात को सुनते हैं। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए ये कि हमारा एक भाई, हमारा बेटा, एक 24 साल जिसने होनहार लड़का था जिसको इस किस्म का निर्भय हत्या की गई, वो हत्या। तो एक्स सर्विसमैन की क्या कुछ प्रतिक्रिया थी और क्या कुछ वो चेतावनी और मांग कर रहे थे, आपने सुना। कब इस जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, कितना वक्त गुजरा है जिसके बाद ये तमाम हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से चरणजीत सिंह जुड़ चुके हैं कठुआ से। चरण, ये बताइएगा सबसे पहले, ड्यूटी के दौरान बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थितियों में जवान की मौत हुई थी, कब का ये मामला है और कब से ये लोग मांग कर रहे हैं? कैंडल मार्च भी निकाला है ताकि उनकी मांग पूरी हो, सीबीआई जांच की शुरुआत हो। चरण, आपको आवाज मिल पा रही? एक बार फिर से हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो खबर है ये कठुआ से है, जहां पर ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में जवान की मौत हुई, जिसके बाद एक्स सर्विसमैन, ये तमाम जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक्स सर्विसमैन इकट्ठा हुए और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये राइफलमैन अमित सिंह उनका नाम था, जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे, जिसके बाद हम हमारा हक मांगते,
जिसके बाद से ये तमाम एक्स सर्विसमैन आपको बता दें कि इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक्स सर्विसमैन की ये तमाम लोग मौजूद हैं। ये कहां का वाकया था, कहां पर वो पोस्टेड थे, ये भी जानने की जरूरत आन पड़ती है। चरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण, एक्स सर्विसमैन कैंडल मार्च करते हुए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में जो मौत हुई थी, कब का है ये मामला? साथ ही साथ ये बताइएगा कि कहां पर, क्योंकि अखनूर के रहने वाले थे और कहां पर इनकी पोस्टिंग थी, पूरी जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल सना, मैं बता दूं कि ये जवान जो है अमित सिंह, ये अखनूर के रहने वाले हैं और ये सारण जैकलाई में इनकी जो ड्यूटी थी और पश्चिम बंगाल में जो तैनात थे। तो वही बता दूं कि ड्यूटी के दौरान ही जब जो है कई बार ये घर जब फोन करते थे तो ये बताते थे कि उन्होंने शंका कई बार जताई है कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनकी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनके परिजनों का भी कहना है और उन्होंने भी यही कहा था कि प्रताड़ित किए जाने की बात जो है वो बार बार जवान द्वारा की जाती थी। तो उसके बाद जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है और लगभग 72 घंटे तक जो है परिजनों को उनकी मौत की जो है सूचना नहीं दी जाती, तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में ये सब आ रहा था। और उसके बाद जो है अब लगातार मांग जो है, पिछले दिनों की बात करूं तो अखनूर में भी जो है उनके परिजन जो है वो सड़कों पर उतर आए थे, कहीं ना कहीं मांग कर रहे थे इंसाफ की। तो अब कठुआ की बात करूं तो यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं, उन्होंने भी यहाँ पर शहीदी चौक में कैंडल मार्च निकाला और साफ तौर पर उन्होंने सरकार को ये कहा है कि अब जो है जवान जो है वो काफी दिक्कतों में लग रहे हैं, चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि ये प्रथा जो है इस तरह की खत्म होनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कई जो अधिकारी हैं सेना के, उनके साथ जो छोटे मुलाजमों को रखा जाता है, घर में काम करने के लिए रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें शिकार होना पड़ता है इस तरह की प्रताड़ना का। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर वो चाहते हैं कि सीबीआई की जो जांच की जाए और स्पष्ट जो है वो सामने आए कि किस तरह का ये घटना। एक सवाल और, ये जाहिर सी बात है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि सच सामने आए और उनके परिवार वालों को इंसाफ मिले। उनके जो पिता हैं वो भी एक सर्विस मैन की स्कैंडल मार्च में शामिल थे। एक सवाल ये कि आपने कहा कि पश्चिम बंगाल में तैनात थे, कब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, इस हवाले से कुछ जानकारी है? कितने महीने गुजर गए या कितने हफ्ते गुजर गए? ये इसी महीने की बात करूं तो 15 सितंबर के करीब का ये मामला है सना, जब वहां पर उनकी मौत हो जाती है। और लगभग फिर जिस तरह से परिजनों ने कहा कि उनकी मौत के लगभग 72 घंटे तक जो है वो परिजनों को सूचना ही नहीं दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये संदेह उत्पन्न करता है इस बात को लेकर। बिल्कुल, अगर किसी जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और 72 घंटे तक उनके परिजनों को इत्तला नहीं दी जाती है, सूचना नहीं दी जाती, तो कई सवाल खड़े होते हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए और इंसाफ का मुतालबा करने के लिए ये तमाम एक्स सर्विसमैन कठुआ की सड़कों पर उतरे हैं कैंडल मार्च करते हुए। इन्होंने पुरअमन तरीके से प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को दोहराया कि जवान की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी, आपको बता दें कि इन्होंने मांग की है कि सीबीआई जांच की जाए। यहां पर यह बताना जरूरी है कि अखनूर के रहने वाले जवान की तैनाती जो है पश्चिम बंगाल में थी, कर्नल के यहां वो पोस्टेड थे, तैनात थे और 15 सितंबर के तकरीबन की घटना, ये वाकया बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया चरण हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, उधमपुर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मरोग रामबन में NH 44 ब्लॉक हो गया है। 2 ट्रकों के बीच दुर्घटना के कारण NH 44 ब्लॉक हुआ है। उधमपुर में यातायात अस्थायी रूप से बंद है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। जी हां, उधमपुर से मरोग रामबन में नेशनल हाईवे 44 ब्लॉक है। ब्लॉक होने की वजह यह है कि 2 ट्रकों के बीच तसादुम हुआ, टकराव हुआ, जिसके बाद ये सड़क अभी ब्लॉक दिख रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जी हां, 2 ट्रक कैसे आपस में उनकी भिड़ंत हुई है, तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यातायात अस्थायी रूप से फिलहाल बंद है। यातायात को दोबारा फिर से आवाजाही के लिए कब खोला जाएगा, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, कितने बजे और कैसे ये हादसा हुआ, बताइएगा। देखिए ना, ये रात की बात है, अगर 2:30-3 बजे के रात के करीब जो है 2 ट्रक आपस में जो है इनकी
हो जाती है और ये ट्रक जो है रोड पे पलट जाता है। उसके चलते लगातार जो है ट्रैफिक पुलिस और रामबन पुलिस ने कोशिशें की, लेकिन रात का वक्त था, उसको नहीं खोल पाए। लेकिन अभी सुबह जो है जेसीबी के साथ उसको ट्रक को साइड किया गया, क्योंकि दोनों साइड की ट्रैफिक बंद हो चुकी थी जी। तो काफी जो नेशनल हाईवे पे आने जाने वाली गाड़ियां थी उनको रोक दिया गया था। उधमपुर के बाद क्लस्टर कर दिया गया था, लेकिन जस्ट अभी जो है नेशनल हाईवे को ओपन कर दिया गया है। जो एसएसपी रामबन ट्रैफिक है उन्होंने जस्ट अभी जो नेशनल हाईवे को ओपन कर दिया गया है और गाड़ियों को उधमपुर से भी छोड़ दिया गया है। लेकिन उस जगह की बात करेंगे कि ये ट्रक जो था बिल्कुल रोड के ऊपर टर्न आउट हुआ था और उसको निकालने में काफी देरी लगी, लेकिन हालांकि रामबन पुलिस और लोकल ट्रैफिक पुलिस ने वहां पे काफी अच्छा काम किया और अभी जो है नेशनल हाईवे शुरू कर दिया गया है। जी, तो सुरेंद्र, क्या दोनों तरफ से ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है या फिर सिर्फ एक ही तरफ से ट्रैफिक को बहाल किया गया? नहीं, अभी तो जो उधमपुर में हल्की गाड़ियां थी उनको छोड़ दिया गया है और रामबन में थोड़ा जामिंग रहेगा, बट अभी दोनों साइड से ट्रैफिक को छोड़ दिया गया है। जी, तो अपडेट के मुताबिक बताते हुए चलें, जो ये हादसा हुआ जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दो ट्रक आपस में भिड़ने के बाद आवाजाही मुतासिर रही। लेकिन इस वक्त ताजा जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र ने जैसे कहा कि आवाजाही के लिए यातायात को शुरू कर दिया गया है, अब सुचारू रूप से यातायात चल रहा है और इस ट्रक को जेसीबी की मदद से इन दोनों ट्रकों को हटा दिया गया है वहां से। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो दो ट्रकों के बीच तसादुम हुआ। उधमपुर में यातायात अस्थायी रूप से बंद हुआ था, लेकिन अब अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि दोनों तरफ से ट्रैफिक को छोड़ दिया गया है, बहाल कर दिया गया है। सुचारू रूप से आवाजाही तमाम वाहनों की जारी है। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये उस वक्त की तस्वीर है जब दो ट्रक आपस में भिड़े थे। कई घंटों तक आपको बता दें ट्रैफिक को रोके रखा गया, लेकिन अब जैसे ही सुबह हुई वैसे ही लोकल पुलिस और साथ ही साथ मुतालिका अमले ने, संबंधित अधिकारियों ने इस रोड को क्लियर कराया। दोनों ट्रकों को जेसीबी की मदद से हटा लिया गया है और अब यातायात सुचारू रूप से जारी है। और नेशनल हाईवे, जैसा कि आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर का एक वाहिद रास्ता ऐसा है जो बकिया रास्तों से दूसरे राज्यों से जोड़ता है। तो कितना इंपॉर्टेंस ये रास्ता रखता है एनएच, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं पर कोई हादसा पेश आता है तो जामिंग की स्थिति बहुत बन जाती है। इसी तरीके से रामबन में कहा जा रहा है कि इस दुर्घटना की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें कमी आएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर लाहौल स्पीति से आ रही है, हिमाचल प्रदेश की। चलिए इसका रुख कर लेते हैं। लाहौल घाटी में मौसम ने करवट ली है। घाटी के निचले इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही। ऊंचाई वाले पहाड़ों में हल्की हिमपात यानी बर्फबारी भी हुई है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद वाहनों की आवाजाही में कोई खलल नहीं पड़ा है, ये राहत की बात है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से दे रहे हैं। लाहौल वैली में मौसम ने करवट बदली है। घाटी के निचले इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होती रही और पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, ऊंचे इलाकों की बात करेंगे तो वहां पर बर्फबारी भी हुई है। मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद वाहनों की आवाजाही में कोई खलल नहीं पड़ा है। प्रेमलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाहौल स्पीति से संवाददाता। इस वक्त कैसा हाल है? मौसम ने मिजाज बदल लिया है और मौसम सुहाना भी हुआ होगा, क्या किसी तरह की परेशानी भी पेश आ रही है लोगों को? प्रेमलाल, बिल्कुल सना, जिस प्रकार से जो है मौसम यहाँ पर बदला है और पिछले कल जो है रात भर हल्की हल्की बारिश हुई है, उसके साथ साथ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं लाहौल घाटी के, उसमें जो है बर्फ की सफेद चादर जो है देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो है यहाँ का तापमान जो सामान्य से करीब 6 से 7 सेंटीग्रेड तक जो है नीचे चला गया है, जिससे लोगों को जो है अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सर्दियों का आगाज जो है अब शुरू हो चुका है और लोग अपने घरों में अब जो तंदूर हैं या दूसरे जो गर्म करने वाले जो उपकरण हैं उनको भी लगाना जो है लोगों ने घर में जो उपयोग करना जो है शुरू कर दिया है। हालांकि इस मौसम से जो है
किसी प्रकार की वाहन की आवाजाही में किसी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं हो रही है, कोई आवाजाही सुचारू रूप से चली है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम ने करवट बदली है और तापमान में गिरावट हुई है, उसके चलते जो है किसानों में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी परेशानी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक लोगों जो किसानों के जो उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं, अभी भी खेतों में पड़े हुए हैं। अब ठंड बढ़ रही है, उसके साथ साथ यहाँ का अब सेब भी एक जो कृषि जो मंडियों में जाने के लिए तैयार है, और उसको देखते हुए भी थोड़ी सी परेशानी जो है जरूर हो सकती है। तापमान में गिरावट हुई है, तो ऐसे में जो है अब देखना होगा कि मौसम जो है आने वाले दिनों में किस प्रकार से रहता है और लोगों को जो है बिल्कुल आने वाले दिनों के हवाले से मौसम किस तरह रहेगा, क्या मौसम विभाग ने इस हवाले से कोई जानकारी दी है प्रेमलाल? जी फिलहाल तो यहाँ के मौसम के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब मौसम आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो है सर्दियों का जो सीजन जो है शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जो है जाहिर सी बात है कि सर्दियां जो है तापमान में गिरावट जो है देखने को। बहुत शुक्रिया प्रेमलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे राहत की बात यह है कि किसी तरह का खलल कोई तरह का खलल दिखाई नहीं दे रहा है आवाजाही के हवाले से, जो कि एक राहत की खबर है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, धर्मशाला से बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। आज एक ही झटके में बेरोजगार हो जाएंगे प्रदेश के कोविड वॉरियर्स। जी हां, 1,500 से ज्यादा कोविड वॉरियर्स को दिखाया है सुक्खू सरकार ने घर का रास्ता। आपको बता दें कि महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में बिना वेतन के घुट घुट कर काम करने को मजबूर हैं ये तमाम लोग। 30 सितंबर तक ही आपको बता दें कि इन कोविड वॉरियर्स की ड्यूटी थी और अब आखिरी तारीख मुकम्मल होने को आई है, जिसके बाद अब ये कोविड वॉरियर्स बेरोजगार हो जाएंगे। कोविड वॉरियर्स के हवाले से जाहिर सी बात है, जब कोरोना का दौर चल रहा था उस वक्त आपने देखा था और सुना था कि कोविड वॉरियर्स ने किस तरह की जिम्मेदारी निभाई थी, बहुत सारे लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला था। और आज वही कोविड वॉरियर एक ही झटके में बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसा ही फैसला लिया है। उन्होंने 30 तारीख अंतिम मुकर्रर की थी, जिसके बाद ये तमाम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि ये भी बताना जरूरी है, जब सुक्खू सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया था उस वक्त बीजेपी हमलावर नजर आई थी। बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना था कि कर्मचारियों के साथ रहने वाली सरकार आखिर लोगों को बेरोजगार क्यों कह रही है, लोगों को बेरोजगार क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं आज से 1,500 से ज्यादा कोविड वॉरियर्स बेरोजगार हो जाएंगे। हमारे साथ विचित्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, जब ये ऐलान सरकार की तरफ से हुआ था उस वक्त हमने देखा था कि इस मुद्दे पर सियासत भी खूब चली थी। तो सियासत एक तरफ, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा एक तरफ। 1,500 लोग कम तादाद नहीं है, आज से बेरोजगार हो जाएंगे। निश्चित तौर पर सना, देखिए अगर संवेदनशीलता के लिहाज से भी इस मुद्दे को देखें तो ये वाकई में बहुत संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि एक वक्त, एक दौर, वो दौर था जिसमें आप और हम सब जो है हालांकि ग्राउंड पर ही थे, लेकिन जो फ्रंट फुट पर जो है, जो उस वक्त इस वैश्विक महामारी का सामना कर रहे थे, वो कोई और नहीं थे बल्कि ये वही कोरोना वॉरियर्स थे, जिनको कि आज कहा यह जा रहा है कि आज ये जो है घर चले जाएंगे। यानी पहले तो ये जॉब पर जाते थे, ड्यूटी पर जाते थे, लेकिन आज इनकी जो ड्यूटी की तारीख है वो अंतिम तारीख है, क्योंकि इसके बाद जो है एक्सटेंशन नहीं मिली है। हाँ, ये मामला दूसरा है कि इनको 5 महीने से वेतन भी नहीं मिला है और लगातार ये इसी आस और विश्वास के साथ काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे उन अपने ड्यूटीज एरिया में कि इनको आज नहीं तो कल जो है वो रेगुलर कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब भी इस तरह की आउटसोर्सिंग होती है या कर्मचारी कोई सरकारी महकमे में आता है तो उनको यही आस रहती है कि एक ना एक दिन जो है उनके लिए कोई पॉलिसी बनेगी, सरकार उनके बारे में सोचेगी। हम उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन अगर स्पेशल केस में देखा जाए तो ये कोविड वॉरियर्स हैं और इन कोविड कर्मचारियों ने उन हालातों में ड्यूटी दी है जो शायद ही किसी कर्मचारी ने बिल्कुल कहा जा सकता है। विचित्र कि अपने जब साथ छोड़ चुके थे उस वक्त कोविड वॉरियर्स ने अनजानों का हाथ थामा था और आज वही कोविड वॉरियर्स एकदम बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये लगता है कि आने वाले दिनों में इन कोविड वॉरियर्स की तरफ से किसी तरह का संघर्ष भी किया जा सकता है? ऐसा कुछ इम्कान या फिर उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया दी गई है?
जहाँ लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए अभी जो मानसून सत्र चल रहा था हिमाचल प्रदेश सरकार का, उस दौरान ये हमारी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो अपने छोटे छोटे दूध मुँहे बच्चों को लेकर वहां पर बैठी हुई थी। बहुत सारी गर्भवती बहनें जो है वहां पर बैठी हुई थी। बहुत सारे ऐसे नौजवान युवा थे जो कि पढ़ लिख कर जो है यहाँ पर पिछले 3 साल से काम कर रहे थे। वो तमाम लोग जो है वो शिमला में संघर्ष कर रहे थे। बाकायदा उस वक्त भी सियासत होते हुए यहाँ पर देखी गई है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस के बड़े नेता, विधायक, मौजूदा विधायक वहां पर उनके पास जा रहे थे, उनको खाना खिला रहे थे, पानी खिला रहे थे, लेकिन ये नहीं भी सब बता रहे थे कि उनको जो है ये महज, देखिए 70 लाख की आबादी है अभी तक अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की, उनमें से महज 1,500 लोगों को जो है अगर स्पेशल केस में भी अगर इनको रेगुलर बिल्कुल, और वो समय भी, वो वक्त भी याद हमें करना होगा जब तमाम सरकारें, तमाम संगठन की तरफ से इन कोविड वॉरियर्स को, कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा था और आज उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो कि जिस सरकार पर कई सारे सवाल खड़ा कर रहा है। सरकार पर सवाल ये कि क्या इन्हें कोई और महकमा या कहीं और शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इस तरह के सवाल हैं। बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।